करें 01130519000। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में बम धमाके, 22 अफराद हलाक और मुतईद जख्मी। ईरान के रूहानी पशवा ने पाक सदर आसिफ अली जरदारी से की मुलाकात, ईरान पाक गैस पाइपलाइन मंसूबे पर लगी मोहर। अमेरिका ने पाक ईरान गैस मंसूबे की मुखालफत, अमेरिका पाक ईरान गैस मंसूबे का ले रहा है जायजा। और शाम में अपोजिशन की जीत से जंग का फैलने का खतरा, इराकी वजीर आजम नूरी अल-मालिकी ने किया खबरदार। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख और पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों से। एक बार फिर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में सिलसिलेवार मुतईद बम धमाके हुए, जिनमें 22 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। इन बम धमाकों के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और अभी तक इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली है। इराक में बगदाद के जुनूबी इलाके शाला में एक फुटबॉल स्टेडियम और फास्ट फूड के रेस्टोरेंट के बाहर वक्फे वक्फे से 2 कार बम धमाके हुए। उनमें 18 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बगदाद के जुनूब में वाक़ शिया अक्सरियती कस्बे महमूदिया में तीसरा कार बम धमाका हुआ। इसके अलावा सड़क के किनारे नस्ल धमाका के आवाज से 6 धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 4 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। बम हमलों के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इराक में अलकायदा से वाबस्ता ग्रुप रियासत इस्लामी इराक पर माजी में अहले दशी के इलाकों में बम हमलों का मौरद इल्जाम ठहराया जाता रहा है। ताहम इराक में फरवरी के दौरान मुतअद्दिद पुरकश बम धमाके किए गए और उन्हें अहले सुन्नत और अहले दशी दोनों ही को बिला इम्तियाज निशाना बनाया गया। फरवरी में तशद्दुद के वाक़यात में 170 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। ये बम धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब इराक के सुन्नी अक्सरियती सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम वज़ीर आज़म नूरी अल-मालिकी की हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं और उन्होंने अवामी एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है। वाज़ेह रहे हज़ारों इराकी बगदाद से उर्दू और शाम की जाने वाले मरकजी तिजारती शाहराह पर मगरबी सूबे अल-अंबार के दारुल हुकूमत रमादी के नजदीक धरना दे रहे हैं। इराकी शहरियों ने अल-अंबार के दूसरे शहरों में भी मालिकी हुकूमत की फिरकावाराना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल न्यूज़। और बांग्लादेश में जंगी जराइम के एक ट्रिब्यूनल की जानिब से जमाते इस्लामी के रहनुमा दिलावर हुसैन को सजाए मौत देने के बाद हंगामों का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक इन पुरतशद्दुद वाकयात में अब तक हलाक होने वालों की तादाद 35 हो गई है। वाजह रहे कि दिलावर हुसैन जमाते इस्लामी के सबसे सीनियर रहनुमा हैं, जिन्हें 1971 की जंगे आजादी के दौरान जराइम में मुलव्विस होने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। हुक्काम का कहना है कि इस जंगे आजादी के दौरान तकरीबन 30 लाख अफराद हलाक हुए थे। दिलावर हुसैन को जून 2010 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरी जानिब
जमाते इस्लामी ट्रिब्यूनल के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए हड़ताल कर रही है। इसकी वजह से ही मुल्क में कशीदगी फैल गई है। और ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की तामीर के सिलसिले में अमेरिकी मुखालफत और दबाव को नजरअंदाज करना होगा। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान कही, जिन्होंने गैस पाइपलाइन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए और इसी सिलसिले में ईरान का दौरा भी किया। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि गैस पाइपलाइन के हवाले से मुज़ाकरात और इस तरह की सरगर्मियां पाबंदियों की जद में आती हैं। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला अली खामनाई का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन की तामीर के सिलसिले में अमेरिकी मुखालफत और दबाव को नजरअंदाज करना होगा। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान कही, जो इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में ईरान के दौरे पर हैं। इसी दौरान गैस पाइपलाइन के हवाले से अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाली ऐसी सरगर्मियों से पाकिस्तान दूर रहे, क्योंकि ये पाबंदियों की जद में आती है। जराये के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनाई के दफ्तर की जानिब से एक जारी बयान में कहा गया है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों ममालिक के मुस्तहकम बाहमी ताउन की अहम मिसाल है और इस ताउन में मजीद इजाफे की मुखालफत के बावजूद इस मंसूबे को मुकम्मल करना दोनों ममालिक की अहम तरीन जिम्मेदारी है। आयतुल्ला अली खामनाई ने सदर जरदारी से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के लिए तवानाई के महफूज जराये तक रसाई पहुंच तरजीह है। इस खत्ते में ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास जराये भी है और वो पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरी कर सकता है। वहीं सदर जरदारी ने तेहरान में अपने ईरानी हममनसब महमूद अहमदीनेजाद से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन के लिए 6-7 अरब डॉलर का मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत ईरान के जुनूब में फारस गैस प्लेट को बलूचिस्तान और सिंध से जोड़ा जाना है। ईरानी इलाके में पाकिस्तानी सरहद गैस पाइपलाइन बिछाने का अमल अब तकमील के करीब है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जो 650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी है उस पर अभी काम करना बाकी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस पाइपलाइन मुआहदे के मुताबिक दिसंबर 2014 तक जो मुल्क ताखीर करेगा उसे भारी जुर्माना अदा करना होगा। ख्याल रहे कि अमेरिका ईरान पर इक्तिसादी पाबंदी आयद करके उसे माशी तौर पर तनहा करना चाहता है और वो पाकिस्तान को इस मंसूबे से दूर रखने के लिए न सिर्फ दबाव डाल रहा है, बल्कि उसने पाकिस्तान को मुताबादिल तवानाई के जराये में मदद की यकीन दहानी भी करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अमेरिका ने पाक ईरान गैस मंसूबे की खुलकर मुखालफत शुरू कर दी है और पाकिस्तान को धमकी दी है कि ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करे जो पाबंदियों की जद में आती है। वाशिंगटन में महकमा खारजा के तर्जुमान पैट्रिक वेनेट्रल ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका पाक ईरान गैस मंसूबे का जायजा ले रहा है और पाकिस्तान को ऐसी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए जो उसके लिए मुश्किलात का बाइस बने। जहां एक जानिब पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ईरान पाक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर ईरान दौरे पर है, वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने पाक ईरान गैस मंसूबे की खुलकर मुखालफत शुरू कर दी है और पाकिस्तान को धमकी दी है कि ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करे जो पाबंदियों की जद में आती है। वाशिंगटन में महकमा खारजा के तर्जुमान पैट्रिक वेनेट्रल ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका पाक ईरान गैस मंसूबे का जायजा ले रहा है और पाकिस्तान को ऐसी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए जो उसके लिए मुश्किलात का बाइस हो। अमेरिकी तर्जुमान का यह भी कहना था कि अमेरिका को पाकिस्तान में तवानाई के हालिया बहरान का एहसास है, वहीं पाकिस्तान को चाहिए कि तवानाई बहरान से निपटने के लिए अमेरिकी ताउन से फायदा उठाए। अमेरिकी ताउन के एक मंसूबे से 2013 तक पाकिस्तान को 900 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। 900 मेगावाट बिजली से 20 लाख पाकिस्तानियों को बराह रास्त फायदा होगा। पैट्रिक वेनेट्रल ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में देसी साख्ता बमों का मसला भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात में अमेरिका की तरजीहात में शामिल है। दरअसल अफगानिस्तान में देसी साख्ता बमों में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अमेरिका ने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की अफगानिस्तान बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है और इस मामले के लिए हुकूमत पाकिस्तान और एक निजी कंपनी से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका का अमल जारी है, जिसमें खासी पेशरफ्त भी हुई है। ताहम अमेरिका मजीद ठोस इकदाम चाहता है। इधर ईरान का कहना है कि पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन की तामीर का काम जल्द शुरू हो जाएगा, जबकि मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम का कहना है कि कौम को जल्द ही खुशखबरी सुनाई जाएगी। वहीं तेहरान में ईरानी वजीर तेल रुस्तम कासमी ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान तवानाई के शोबे पाकिस्तान से भरपूर ताउन करना चाहता है।
और ईरान ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान की महारत से इस्तेफादा भी करना चाहता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत को पूरा करने में भी मामून साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी मुल्क को यह हक नहीं पहुंचता कि वे दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने खबरदार किया है कि शाम में बागी जंगजुओं की कामयाबी फिरके वाराना जंग में तब्दील हो सकती है और ये जंग उनके मुल्क और लेबनान तक फैल सकती है। इसका फायदा अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को पहुंचेगा। नूरी अल मालिकी का यह भी कहना था कि शामी बागियों की जीत से खित्ते का आदमो इस्तेहकाम भी दोचार हो जाएगा। इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने इस बात का इंकशाफ नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए किया। इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने खबरदार किया है कि शाम में बागी जंगजुओं की कामयाबी से फिरके वाराना जंग उनके मुल्क और लेबनान तक फैल सकती है और वहां अलकायदा की एक महफूज पनाहगाह वजूद में आ जाएगी जो पूरे खित्ते ही को अदम इस्तेहकाम से दो चार करेगी। इराकी वजीर आजम ने ये बात नामानिगारों से बात करते हुए कही। ज़राए के मुताबिक उनका शामी सदर बशर अल असद के खिलाफ गुज़िश्ता 2 साल से जारी मुसल्लह अवामी एहतजाजी तहरीक के बाद ये सबसे सख्त इंतबाह है। मलिक अपने इस मौक़िफ़ का अदा किया कि वो गैर मुल्की फौजी मुदाखलत मसले का हल नहीं है। वहीं उन्होंने बैरूनी ममालिक पर जोर दिया कि वो माकूलियत का मुजाहरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दुनिया मुज़ाकरात के जरिए शामी बहरान के पुरअमन हल की हिमायत पर मुत्तफिक नहीं है तो फिर मुझे सुरंग के दाहने पर रोशनी नजर नहीं आ रही है। वहीं उनका मौक़िफ़ था कि शामी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ही एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते और अगर अपोजिशन की जीत होती है तो लेबनान में खाना जंगी होगी, उर्दन में तकसीम होगी और इराक में फिरके वाराना लड़ाई छिड़ जाएगी। वाज़ेह है इराकी वज़ीर आज़म के खिलाफ गुज़िश्ता 2 माह से सुन्नी अक्सरियती इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि ये मुजाहरे जब तक पुरअमन रहते हैं वो उनके इनकाद की इजाज़त देंगे। साथ ही उनका कहना था कि इराक में जो कुछ हो रहा है उसका खित्ते में रूनुमा होने वाले वाक़यात से ताल्लुक है। यह अरब बहार और बास फिरके वाराना पॉलिसियों का भी नतीजा है। ताहम उनका कहना है कि जिन इलाकों में अवामी मुजाहरे जारी हैं वहाँ के अवाम मुहिब्बुल वतन हैं और इराक के इत्तेहाद के हामी हैं, इसलिए हम उन्हें मुजाहरों की इजाजत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं इटली की दारुल हुकूमत रोम में मुख्तलिफ अक़वाम के नुमाइंदों और शामी अपोजिशन के कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं की एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसमें कई अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। और वाज़ेह रहे कि इस बैनुल अक़वामी मीटिंग में शाम के खूनी तनाज़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपनी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जबकि दूसरे जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ और शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत को बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा जोर पकड़ चुका है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों शामी वज़ीर ख़ारजा वलीद अल मुअल्लिम मास्को में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं और रोम में होने वाली इस मीटिंग के दौरान अपोजिशन के कौमी इत्तेहाद का ये नजरिया है कि वो तरक्की याफ्ता अक़वाम से मयारी फौजी हिमायत का मुतालबा करेगी। इस मीटिंग में रूस और अमेरिका के हमराह 1 दर्जन से जायद अहम ममालिक शामिल हो रहे हैं। उधर ट्यूनिस की हुक्मरान जमात ने गैर जानिबदार शख्सियात को अहम वजारतें देने पर आमादगी जाहिर की है, जिससे मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे और नई हुकूमत की तश्कील की राह में रुकावटें दूर होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अल नहज़ा के सरबराह राशिद अल गन्नौशी ने 4 खुद मुख्तार वज़रातें गैर जानिबदार शख्सियात को देने की तस्दीक की है। ट्यूनिस की हुक्मरान जमातुल नहदा ने गैर जानिबदार शख्सियात को अहम वजारतें देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिससे मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे और नई हुकूमत की तश्कील की राह में पेश आने वाली रुकावटें दूर होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अल नहज़ा के सरबराह शेख राशिदुल गन्नौशी ने एक रेडियो चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 4 खुद मुख्तार वजारतें गैर जानिबदार शख्सियात को देने की तस्दीक करते हैं। वो वजारत दाखिला, वजारत इंसाफ और खारजा उमूर की वजारतों का हवाला दे रहे थे। वजारत दिफा का कलमदान पहले ही एक आज़ाद शख्सियत अब्दुल करीम जुबैदी के पास है। वाज़ेह है कि ट्यूनिस की हिज़्ब इख्तिलाफ और अल नहज़ा की इत्तेहादी 2 जमातें
बाएं बाजू की अता कतोर और सदर मुंसिफ मरज़ूकी के कांग्रेस रिपब्लिक ये वजारतें आज़ाद और गैर जानिबदार शख्सियात को देने का मुतालबा कर रही थीं। अल-नहज़ा के सरबराह ने बताया कि नई काबीना में 5 या 6 जमातें शामिल होंगी। उनके बकौल वफा तहरीक, आज़ादी और वक़ार ब्लॉक और जमहूरी इत्तेहाद मुमकिना तौर पर हुकूमत की इत्तेहादी हो सकती हैं। अल-नहज़ा ने गुज़िश्ता जुमे को मुस्तफ़ी वज़ीर-ए-आज़म हमादी जबाली की जगह वज़ीर दाखिला अली अरीज़ को नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया था और सदर मुंसिफ मरज़ूकी ने उन्हें 8 मार्च तक नई हुकूमत तश्कील देने की दावत दी थी। ताहम उन्होंने अभी तक अपनी काबीना का ऐलान नहीं किया। उनका कहना है कि उनकी नई हुकूमत तमाम त्यूनिसियों की नुमाइंदा होगी। उनके पेशरू वज़ीर-ए-आज़म हमादी जबाली 19 फरवरी को आज़ाद टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नई काबीना बनाने में नाकामी के बाद वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे। अल-नहज़ा के सरबराह राशिदुल ग़ुन्नूशी ने पार्टी के सिक्योरिटी जनरल हमादी जबाली को वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी का दोबारा उम्मीदवार बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल करने से मना कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए हमारा हरियाणा। विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर। उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान।
रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद हाजिर है और अब रुक इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का, जो आवाम के लिए झटका देने के लिए काफी है। जी हां, आज आधी रात से पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी और अब ₹1.40 हर लीटर पर ज्यादा देने होंगे आपको। आज आधी रात से ही ये बढ़ी हुई कीमतें, बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। और कल जिस तरह से बजट पेश हुआ और उसी में इशारा था कि कहीं ना कहीं सब्सिडी से सरकार हाथ खींच सकती है और जनता पर महंगाई का और बोझ डाल सकती है, और अगले ही दिन इसका नजारा भी सामने आ गया है। पेट्रोल ₹1.40 प्रति लीटर महंगा हो गया है। आज आधी रात से ही ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं सरकार की जेब काटने की कोशिश, आम आदमी की जेब काटने की कोशिश अपने आप में कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन जाहिर है कि इस बढ़ोतरी की मुखालफत भी होगी, इस बढ़ोतरी का विरोध भी होगा और इसके लिए अब देखना होगा कि आम आदमी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, जो दूसरे राजनीतिक दल है वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर से जनता को एक बड़ा झटका, ₹1.40 हर लीटर पर पेट्रोल के दाम तेल कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। बता दें आपको कि आज आधी रात से ही ये बढ़ी हुई कीमतें लागू भी हो जाएंगी, यानी कि कल जब आप पेट्रोल खरीदने जाएंगे तो आपकी जेब से ₹1.40 हर लीटर पर ज्यादा निकलेगा। तो ये सरकार का एक और झटका देने वाला फैसला, बड़ा फैसला। हालांकि तेल की कीमतें तय करना तेल कंपनियों के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की हिमायत मिलने के बाद ही ये फैसला तेल कंपनियां ले पाती हैं। और फिलहाल चैनल वन न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर। आशिफ, ₹1.40 की और मार पड़ी है जनता पर, क्या कहें कि ये कहीं ना कहीं सरकार का एक और जन विरोधी फैसला है और इसका खामियाजा सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा आगे। देखिए, बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो खैर आगे का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर नाज हम आज की बात करें, अभी की बात करें, तो आपको मैं बता दूं कि कल जब वित्त मंत्री ने वित्त बजट पेश किया था तो साफ उन्होंने कह दिया था कि हम कड़े कदम उठाएंगे। और कड़े कदम ये सिर्फ ₹1.5 नहीं है, ये ₹1.5 तो सिर्फ ये पेट्रोल के दाम बढ़े ₹1.40। अब इसके जरिए तमाम लोगों के हाथ, तमाम लोगों की जेबों पर जो डाका पड़ा है वो सोचने वाली बात है। अभी तक हमने ये बार बार बात की है, हमारे वरिष्ठों ने बात की है कि जिस हाथ के सहारे कांग्रेस ने यूपीए 1 से लेकर यूपी 2 का सफर जारी रखा, उसी हाथ से अब लोग डरने लगे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये हाथ जो है ये जेबों पर जेब काटने के लिए है, ये हाथ जो है ये उन लोगों के तमाम सुख चैन को खत्म करने के लिए है। इस हाथ से लोग डरे सहमे से होने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये हाथ जो है अब ये सिर्फ सीधे पॉकेट से होते हुए गले के पास पहुंच चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बजट में ही इस तरह के संकेत थे कि सरकार अब सब्सिडी बहुत ज्यादा देने के मूड में है नहीं। और जिस तरह से अब तेल कंपनियों ने ये फैसला लिया है, आपसे जानना चाहेंगे आशिफ कि क्या सिर्फ पेट्रोल तक ये महंगाई सीमित है या डीजल और एलपीजी पर भी इसके कुछ छींटे पड़ सकते हैं? बिल्कुल, डीजल और गैस की बात तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद ही ये बात घोषणा की थी और बात कही थी कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जाएंगे। तो इससे आदमी प्रिपेयर था कि पहले दाम उसके बढ़ेंगे, लेकिन पहले शुरुआत उन्होंने जिसकी अंदेशा नहीं था, जिसका उम्मीद नहीं था, उसको पहले करके किया है। पहले पेट्रोल बढ़ाया है। अब आप देख सकते हैं कि जब पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल डीजल से बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से अपने आप महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि तमाम चीजें, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने से तमाम चीजें महंगी होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल के जरिए एक महंगाई की मार से दो चार होने के लिए आम लोगों को और शुरुआत होनी पड़ेगी, और पेट्रोल से रास्ते होते हुए डीजल भी महंगा होगा, गैस भी महंगा होगा। इसमें कहीं भी कोई किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं बरती जाएगी सरकार की तरफ। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आशिफ की डी कंट्रोल कर चुकी है सरकार तेल की कीमतों को, लेकिन क्या ये फैसला लेने से पहले सरकार का रुख जाना गया तेल कंपनियों के जरिए? क्योंकि कल ही बजट आया है और आज इस तरह की मार कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब करने के लिए काफी है। बिल्कुल जायज कह रही है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि सरकार की ये मुसीबत और बड़ी होगी, क्योंकि आज ही दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है बीजेपी की, और बीजेपी इसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगा, बीजेपी इस पर सरकार से जवाब मांगेगा,
और इससे सरकार की फजीहत निश्चित तौर पे दिख रही है और सरकार के लिए मुश्किलें और खड़ी होंगी। और जहां तक तेल कंपनियों की बात करें तो देखिए, अब तेल कंपनी जब रेगुलेटरी आपकी नहीं रही है, जब आपका अधिकार उतना नहीं रहा, तो अब तो अपने अधीन अपने तरीके से काम करेंगे ही। और सबसे बड़ी चीज है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सीधे तौर पे तमाम लोगों के घरों के चूल्हे चौकी पर ये असर पड़ता है, तमाम लोगों के पॉकेटों पर असर पड़ता है, तमाम लोगों की महंगाई से दो चार होना पड़ता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि तमाम लोग ये कह रहे हैं, आम लोग ये कह रहे हैं कि जिस आम लोग के सहारे यूपी 1 से यूपी 2 सरकार बनी कांग्रेस की, जिस आम आदमी के हाथ की बात करके वो कांग्रेस आगे बढ़ी, उसी हाथ से अब लोगों को डर लगने लगा है। बिल्कुल सही कहा आपने आशिफ। और वैसे भी पी चिदम्बरम के बिल को अमीरों का बजट करार दिया जा रहा है और अब खुद ही ये साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल जिसका संबंध कहीं ना कहीं आम आदमी से है, क्योंकि ये बढ़ोतरी जो की गई है वो सिर्फ पेट्रोल में नहीं की गई है, इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ेगा, खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा। दाल, सब्जी, अनाज, सब कुछ यहां पर महंगा होने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं ढुलाई का खर्च बढ़ता है और उसका सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ता है, उसकी रोजाना की जिंदगी पर पड़ता है। फिलहाल जिस तरह से आपने बताया आशिफ की बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है, जाहिर है कि उसमें रणनीति बन रही होगी कि सरकार को कैसे घेरना है, लेकिन क्या अब तक कोई पहली प्रतिक्रिया आपको हासिल हो पाई है? देखिए, अभी मैं बताऊं नाज कि अभी तुरंत की खबर है, इसलिए पहली प्रतिक्रिया इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी खत्म हो गया था। लेकिन ये बहुत जल्द, कुछ ही वक्तों के अंदर प्रक्रिया मिल जाएगी और तमाम जो बीजेपी के नेता है, जैसे हमारे फोन पे उनसे वार्ता हुई, तमाम वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, तो वो लोग साफ कह रहे हैं कि अभी हम सरकार की बखिया उखेड़ेंगे। सरकार एक तरफ ये कह रहा है कि तमाम तरह की कवायदे हैं, सरकार ये कह रहा है कि नहीं, हम अच्छा करना चाहते हैं, हम तमाम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आखिर किस तरह का काम है ये किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? आप तो सीधे तौर पे आम लोगों को महंगाई के मार से दो चार कर रहे हैं। जो महंगाई की मार से लोग परेशान हैं वो और परेशान होंगे। तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह रहे हैं और खास करके मैं बताऊं कि आपके जो सरकार के सहयोगी लोग हैं, चाहे वो बीएसपी हो या एसपी हो, तमाम लोगों से हमारी बातें हुई, सब लोग नाराज हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हुआ क्या, ये समझ से परे लग रहा है। केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने के नाम पे तमाम लोगों के साथ जाति कर रही है, परेशानी का सबब बनती जा रही है केंद्र सरकार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो पेट्रोल ₹1.40 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। आज आधी रात से ही ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी, यानी कि कल से आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी अगर आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं। और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि आप अगर कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और आपको सब कुछ महंगा देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला चैनल वन न्यूज पर आगे भी बना हुआ है। आप भी बने रहिए हमारे साथ। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेट